सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप पर कौन सा देश है? तो आंसर होगा फिनलैंड। देखो रिपोर्ट का नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। और इसमें टॉप पर फिनलैंड को रखा है, दूसरे पे स्वीडन है, तो तीसरे पे डेनमार्क है। भारत इसमें कौन सी रैंक पर है? भारत 109वें स्थान पर है। और इसमें सबसे लास्ट में यानी कि 167 नंबर पे रखा है साउथ सूडान को। और ये रैंकिंग किस हिसाब से दी गई है? भाई हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने हैं? 17 हैं। कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक। तो कौन सा देश उसे अचीव करने में कितने प्रयास कर रहा है, वो कितना प्रोग्रेस में है, उसी को देख करके ये रैंकिंग दी गई है। तो पहले स्थान पे फिनलैंड को रखा है, भारत 109वें स्थान पर है। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में। एग्जामिनर किसी भी तरफ से पूछ सकता, वो बोल देगा कि एसडीजी नंबर 5 में बताओ किसके बारे में बताया गया है, 4 ऑप्शन दे देगा। या उल्टा पूछ लेगा कि पॉवर्टी के बारे में बताओ कौन से नंबर एसडीजी में बताया गया है, जल के बारे में बताओ किसमें बताया गया है, भूख के बारे में बताओ, हंगरी खाना, इन सब मतलब कुछ भी वो दे सकता है। 17 में से किसी भी तरह से वो प्रश्न पूछ सकता है। और ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये हर साल चेंज नहीं होंगे। एक बार याद कर लोगे तो हर एग्जाम में ये आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि 2030 तक यही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ और याद करना पड़ेगा, अगले साल फिर बदल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं एक बार याद कर लो ताकि हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। और इनको याद करना मैंने बड़ा आसान कर दिया है, इनके लिए मैंने ट्रिक्स तैयार कर दिए हैं। वो ट्रिक्स आप देख लो, एक कहानी की फॉर्मेट में मैंने ट्रिक्स तैयार कर दिए ताकि जैसे मूवीज देखते हो ना, वेब सीरीज देखते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता समय का। तो उसी तरह से वो मैंने वीडियो तैयार करा है, 10-15 मिनट का वीडियो है, आप देख लो, ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। सिंपल सा सर्च करना क्रिक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रिक्स, ठीक है। वैसे रैंकिंग वाला प्रश्न आ गया, चलो एक बार फिर से आपका रिवीजन करवाते हैं बढ़िया तरीके से। 2024 की सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडेक्सेस हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो देखो इस साल का पहला इंडेक्स हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत 93 पे था, टॉप पे डेनमार्क था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हमने पढ़ा था। 2 शहर थे जो क्लीन शहर बताए गए थे, इंदौर और सूरत, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर रहेगा। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है, राज्यों में महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज रहा। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। और पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी और 3 पॉइंट बताए थे कि टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है, कितने? 97। और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, कितने हैं? 9। एक लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया, डेमोक्रेसी इंडेक्स, भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2022 आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और इन दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। फिर हमने देखा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है, जारी किया यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा, टॉप पे अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत 51वें नंबर पर है, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जबकि पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया, भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया और इसमें भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया, भारत से दिल्ली टॉप पर है, जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है, और पूरी लिस्ट में टॉप पर न्यूयॉर्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आया, भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है, येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया, भारत 129 नंबर पर है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया, भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पे आइसलैंड है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत
63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आया, भारत 15वें स्थान पे रहा और इसमें टॉप पे अमेरिका है, इसको अंकटाड ने जारी किया था। इसमें बताया गया था कि 2023 में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने में भारत 15वें स्थान पे रहा है। कितना FDI आया? $28 बिलियन आया था। तो इस तरह से आप देखोगे जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, सूचकांक मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और इसी तरह से जब भी मौका मिलता है मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो आप खुद से फील करोगे, अगर आप रेगुलर रहते हो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, ये सारी चीजें, इनमें से बहुत कुछ आपको याद होने लगा होगा सिर्फ ये क्लास देखने मात्र से ही। बाकी इसके अलावा डेली 10-11 मिनट की मैं आपकी रिवीजन वाली क्लास भी लेकर के आता हूँ। तो अगर आप अपने 24 घंटे में से 10-11 मिनट करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए निकाल सकते हैं तो वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि रिवीजन आप करते रहोगे तो पुरानी चीजें आप भूलोगे नहीं, ये बात आप भी जानते हो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आसमी। आसमी क्या है? भारत की पहली सब मशीन गन है। आसमी का अर्थ होता है प्राउड, यानी कि गर्व। तो आर्मी में इस तरह की 550 स्वदेशी आसमी गन शामिल की जाएंगी। इन आसमी गन का डिजाइन तैयार किया है DRDO ने और इनका निर्माण कर रहा है लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, वो इसका निर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और ये हल्की गन है क्योंकि इनमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ है। ये 2.4 किलोग्राम से भी कम वजन की है। और याद रखना, ये भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार है। आसमी इसका नाम है। अच्छा, प्रचंड अगर मैं पूछूं, प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसका निर्माण तैयार किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। और नागास्त्र 1 हमने पढ़ा था अभी, आत्मघाती ड्रोन है। दुर्गा 2 क्या है? स्वदेशी लेजर हथियार है ये। और प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। वैसे आप जानते हो हमारे नए थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें नंबर के हैं। और ये किनके स्थान पे आ रहे हैं? मनोज पांडे के स्थान पे। वैसे आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। अच्छा, हमारे नए नौसेना प्रमुख भी तो बन गए हैं, नेवल चीफ भी तो नए हैं। उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है, वो 26वें नंबर के हैं। वो किसके स्थान पे आए? R हरि कुमार। और वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और दूसरे नंबर के CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। तो इनके नाम भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पे शुरू की? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी इंडियन आर्मी ने पहली बार आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बलों के लिए स्किन बैंक सुविधा शुरू की है। कहां पे? नई दिल्ली में। जिसका उद्देश्य है सैन्य कर्मों और उनके परिवारों को आग में जलने के कारण शरीर के गंभीर बीमारी और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों का उपचार करा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हॉस्पिटल से ही आपको याद आएगा, अभी एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया था। उस हॉस्पिटल का नाम बताओ पहले तो। उसे भीष्म भी कहा जाता है और आरोग्य मैत्री क्यूब भी कहा जाता है। अब इसको हवा से गिरा करके टेस्ट किया गया था कि हाँ सही चल रहा है क्या। तो कहाँ पे टेस्टिंग की गई थी? आगरा में, याद रखना। मैं पूछूं, अभी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी थी? अनामिका बी राजीव। अच्छा, यूं बताओ, अपने परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल कौन सा है? एम्स दिल्ली है। देश का पहला राज्य जहां के सरकारी अस्पतालों में फ्री में IVF फैसिलिटी दी जाएगी, तो गोवा है वो राज्य। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहां पे उद्घाटन किया गया था? असम में। अच्छा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट अस्पताल से संबंधित प्रश्न थे, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लास्ट तक भूल जाते हो। अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, एक बार प्लीज शेयर जरूर करना। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने लगाई? पैट कमिंस ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी के बारे में बात कर लें तो कौन सा एडिशन है? नवा एडिशन है। और ये अभी 1 जून 2024 को ही शुरू हुआ था, 29 जून 2024 तक ये चलेगा।
कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और याद रखना कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही है इसमें। इसका पहला संस्करण 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। आखिरी संस्करण 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, तब भी पाकिस्तान को ही हराया था। और ब्रांड एम्बेसडर 4 खिलाड़ी बन चुके हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। इसका ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। 6 रेफरियों में से एक भारतीय हैं, जवागल श्रीनाथ है इनका नाम, और 20 अंपायरों में से 2 भारतीय चुने गए थे, उनके नाम भी बता रहा हूँ, नितिन मेनन और जया रमन मदन गोपाल। अमूल जो है ना, उसने साउथ अफ्रीका और अमेरिका और श्रीलंका की टीम को स्पॉन्सर किया है, जबकि कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, वे आयरलैंड और स्कॉटलैंड को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है। अब आप लोग मुझे बताना एक प्रश्न कि T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं वाला है, ये तो पुरुषों वाला है, जो महिलाओं वाला है 2024 में, ये कहाँ पे होगा बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, अच्छा आप लोग ये बताइए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो इकोलॉजी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ये सिस्टम क्या करेगा? नदी की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में निगरानी करेगा। तो इतना ही आपको याद रखना है। मैंने आपसे पूछा ना भी जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे, तो कैसे याद करा था हमने ट्रिक से? तो आने वाले टाइम में जल की इतनी शक्ति हो जाएगी कि वो करोड़ों रुपए में बिकेगा। करोड़ों मतलब CR, तो आंसर हो जाएगा CR पाटिल। और हाँ, कैबिनेट मंत्रालयों का भी मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। सारे मंत्रियों के नाम, सारे मंत्रालय आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आंसर होगा 21 जून को। हर साल 21 जून को मनाया जाता है ये वर्ल्ड म्यूजिक डे, याद रखना। अच्छा, 21 जून को हम वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाते हैं, और इसकी थीम है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज। अभी 21 जून को आपने वर्ल्ड योगा डे भी मनाया था, इस बार ये 10वां संस्करण था, और इसका आयोजन किया गया था श्रीनगर में, और थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। चलो, डे वाला प्रश्न आ गया। जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पहली बार मनाया, और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस, और 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया था। और हाँ, अभी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे सुमित नागल, पेरुगिया चैलेंजर इवेंट में अभी उपविजेता रहे। ये जो पेरुगिया चैलेंजर इवेंट है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा इटली में। तो पेरुगिया चैलेंजर ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जो अभी इटली में हुआ, और इसे जीता किसने? लुसियानो डार्डोरी ने। ये इटली के ही टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हराया, या यूं कहूं कि उपविजेता फर्स्ट रनर अप कौन रहे? सुमित नागल। सुमित नागल से याद होगा इसी साल इन्होंने चेन्नई ओपन खिताब जीता था, और अभी बिल्कुल रिसेंटली हीलब्रॉन नेकर कप जो कि जर्मनी में हुआ था, उसमें भी विजेता रहे थे सुमित नागल। इटली की कैपिटल क्या होती है? रोम होती है। यहीं पे आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे है। और G7 समिट अभी होस्ट की थी इटली ने ही, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, टेनिस से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, पहली बात तो टेनिस से संबंधित अभी 2 टूर्नामेंट, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और फ्रेंच ओपन, तो दोनों में आपको बता रहा हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, वो इटली के ही है, और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से हैं। और उसमें मेंस डबल का इवेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। फ्रेंच ओपन भी हो गया अभी, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक विजेता रही, पोलैंड की हैं,
और मेंस सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, वो स्पेन के प्लेयर हैं। तो 4 इवेंट होते हैं, 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पूरे साल भर में 2 हो चुके हैं, 2 बाकी हैं। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, लास्ट वाला यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ये भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी मैं आपको और रिवाइज करा दूं अभी 2024 से ही। अभी इटालियन ओपन 2024 हुआ, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड की हैं। और इसको मेन सिंगल वाला जो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता था, वो जर्मनी के हैं। मैड्रिड ओपन 2024 अभी हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने ही, और मेन सिंगल एंड्रयू रुबलेव ने जीता, वो रशिया के हैं। मियामी ओपन 2024 हुआ था, उसमें मेंस डबल का खिताब रोहन बोपन्ना उनके साथी मैथ्यू एब्डे ने जीता। और मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे सुमित नागल। अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की बात करें तो इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और वहां पे वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया था एटना बोनमाटी को, वो स्पेन की फुटबॉलर है। तो ये ध्यान रखना। टेनिस से संबंधित अभी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? तो आंसर होगा कोलकाता हाईकोर्ट। तो अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक रोजगार यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 1% आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 16(4) में। और आपको याद हो तो इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया था कि मैक्सिमम जो आरक्षण है वो 50% दिया जाएगा, लेकिन विशेष कंडीशन में, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसी तरह से भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बिहार में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ा के 65% कर दिया। मामला हाईकोर्ट में गया, पटना हाईकोर्ट ने फिर से रद्द कर दिया, क्योंकि उनके पास, बिहार सरकार के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था इसे बढ़ाने का। बस आप कह सकते हो कि चुनावी मुद्दा था, बढ़ा दिया, जीत गए, उधर हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। नेताओं का काम निकल गया, नेता बस अपने काम निकालना चाहते हैं। खैर, हाईकोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर पहले आप लोग देना कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण दिया था। ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना था। तो याद रखना, भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट बना था। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट भी केरल हाईकोर्ट है। और अभी मेंस्ट्रुअल लीव लाने वाला पहला हाईकोर्ट बना था सिक्किम हाईकोर्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाईकोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछूं तो आर्टिकल 32। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? तो रांची में, ध्यान रखना ये। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और पहली महिला जज कौन रही थी? न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट में। और अगर मैं आपसे पूछूं हाईकोर्ट से संबंधित संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक पार्ट 6 में। वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर पूछूं तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 इन पार्ट 5। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी नासा ने पहली बार कहां एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह पे। तो अभी नासा का एक रोवर है परसेवरेंस रोवर, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। और अभी इसने मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर ये जब काम कर रहा है तो वहां पर काम करते हुए इसने एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। मतलब ये एक छोटा सा पत्थर है, एक चट्टान का टुकड़ा है, जो पहले कभी मंगल ग्रह पर देखा नहीं गया था, पहली बार देखा गया। ये एक एनॉर्थोसाइट चट्टान है जो मुख्य रूप से फेल्डस्पार से बनी एक प्रकार की चट्टान है। और इस एनॉर्थोसाइट चट्टान की खोज से पता चलता है कि मंगल ग्रह की प्रारंभिक परत वर्तमान में पृथ्वी की परत से अधिक जटिल और अधिक समान रही होगी। अच्छा, मंगल ग्रह यानी कि मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोगोस और डिमोस। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, चट्टानों की स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। और चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम 235। अभी हमने पढ़ा था मंगल ग्रह पर अभी सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी खोजा गया था, जिसका नाम क्या है? नॉक्टिस है। मंगल ग्रह पर अभी 3 गड्ढों के नाम भारतीयों के नाम पर रखे गए थे, क्योंकि उनको खोजा भी भारतीयों ने ही था। एक का नाम उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर रखा है, मुरसन शहर।
या मुर्शन क्रेटर। मुर्शन ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और एक का नाम बिहार के एक शहर के नाम पे रखा है हिल्सा क्रेटर, और एक का नाम लाल क्रेटर रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। अच्छा देखो प्रश्न में देखो, इसको हमने क्या बोला, एटोको पॉइंट चट्टान बोला है। इसी तरह का एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ पॉइंट इस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे। तो ये पृथ्वी पे सबसे दूरस्थ, सबसे दूरी का एक बिंदु है, एक पॉइंट, एक नाम दिया, काल्पनिक पॉइंट है वैसे। क्या नाम है इसका? नीमो। और अभी इस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ये प्रश्न हमने इसी साल पढ़ा था। और हमारी जो करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है, जो मैंने आज आपको वीडियो बना करके दिया है, शायद आज ही मैंने आपको ये प्रश्न करवाया है। तो क्या उत्तर होगा बताओ। चलो इसी को आप ही लोगों के लिए एक प्रश्न है, फिर से सुनो प्रश्न। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। अगर आपने वो रिवीजन वाला वीडियो आज का देख लिया होगा तब तो आप बता दोगे, क्योंकि मैंने उसमें उत्तर बता दिया आपको। और अगर वीडियो नहीं देखा तो खुद से कोशिश करो कि पुरानी चीजें आपको कितनी याद है, बिना सर्च किए गूगल पे आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस होगा। ये पुरानी चीजें भैया याद है कि भूल चुके हो, पढ़ा और भूल गए। और अगर ऐसा है तो वो रिवीजन वाली क्लास आप देखना स्टार्ट कर दो, वहां पे मैं आपका रिवीजन ही करा रहा हूँ, ताकि चीजें इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फिर से रिकॉल किया जा सके। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता करने में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो आंसर होगा गुजरात। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने, और इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी के पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो अभी इस मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया और उसमें बताया कि विंड एनर्जी स्थापित करने में गुजरात टॉप पर है। गुजरात में जो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो कितनी बताई गई? 11,823 मेगावाट। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं अगर सौर ऊर्जा की अगर अपन बात करते तो उसमें पहले स्थान पर राजस्थान है और दूसरे पे गुजरात है। अच्छा, विंड से आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड विंड डे हमने मनाया था, विश्व पवन दिवस 15 जून को। और हवाओं का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं, याद रखना। फिनलैंड को नहीं कहते, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, और पाकिस्तान नहरों का देश कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। उनका नाम है गिरीश तांती। ये वैसे भारत में सुजलॉन एनर्जी जो कंपनी है उसके वाइस चीफ है। और जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, ये वहां पे वाइस चीफ है। पढ़ा था भी हमने, तो इनका नाम भी याद रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना अगर नहीं करा तो। और कर दिया तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो फिर चलिए 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो 15वें स्थान पे। फिर पूछा भी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव बन गए अतुल कुमार चौधरी। फिर पूछ रहे हेमिस महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया 23 जून को। फिर पूछा भी किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 मिला। रॉबर्ट कोस्टांजा को। फिर पूछा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष बने गिरीश तांती। फिर पूछा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड बना आकाशवाणी। फिर पूछा यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक बने एस त्रिपाठी नाम है। और आखिरी प्रश्न पूछा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बने। मनोज जैन। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप पर कौन सा देश है। तो आंसर होगा फिनलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।